हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे कि हम अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing of financial business transaction and event, and communicating the result of business operation to its user। तो जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो यूजर को प्रोवाइड करते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड कंपेरेबल होना चाहिए। इन ऑर्डर टू ब्रिंग uniformity and consistency over the period of time, certain accounting policy and प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। तो इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल को डेवलप करना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक इन्वेस्टर है, वो सोप फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो एक सोप फैक्ट्री का नाम है ABC एंड सेकेंड का नाम है XYZ, और एक इन्वेस्टर है A, एक इन्वेस्टर है G। तो अगर ये दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेगा, ये दूसरे अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेगा, ये तो दोनों इसको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसको ये कंपेयर नहीं कर पाएगा वेदर इसका परफॉर्मेंस बेहतर है या इसका परफॉर्मेंस बेहतर है। या अगर यही दोनों बिजनेस सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेगा तो ये जो इन्वेस्टर जी है इजीली कंपेयर कर लेगा कि किसका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो हमें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो यूजर को प्रोवाइड करते हैं ये रिलायबल प्लस कंपेरेबल होना चाहिए, और इसके लिए इसको सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल को बनाया गया है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए बनाया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसमें जो पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है और सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस दोनों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसके बारे में ब्रीफ में बता देते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट होता है, और बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को एंट्री करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या होता है, हम उसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, जिसको हम मनी टर्म में मेजर करते हैं। जिस भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को हम मनी टर्म में मेजर नहीं करते हैं उसका हम एंट्री नहीं करते हैं। अब आते हैं थर्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? तो एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नाइदर इंटेंशन और नेसेसिटी टू क्लोज डाउन बिजनेस और स्केल डाउन ऑपरेशन
सिग्निफिकेंटली। तो एज पर दिस कंसेप्ट जो बिजनेस है, बिजनेस विल इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा और ना ही हमारे पास कोई इंटेंशन या नेसेसिटी होता है बिजनेस को बंद करने का या फिर इसके ऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली कम करने का। तो ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ये अकाउंटेंट को बहुत हेल्प करता है। हम इसी के बेसिस पे एसेट को क्लासिफाई करते हैं, वेदर इट इज ए करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट, वेदर लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर जो है वेदर इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये अकाउंटेंट को कैसे हेल्प करता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बिजनेस है ABC। ये क्या करता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में 10 लाख का एक मशीन खरीदता है। ये क्या करता है 10 लाख का एक मशीन खरीदता है और इसका लाइफ जो है 10 ईयर है। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए ना ही वाइजफुल डिसीजन होगा और ना ही फेयर होगा। ये जो 10 लाख अमाउंट है, टोटल अमाउंट को हम फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 के रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज करें। तो यहाँ हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये अलाउ करता है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू के अगेंस्ट में हम एसेट के उसी पोर्शन को चार्ज करें, मशीन के उसी पोर्शन को चार्ज करें जितना मशीन का भाग इस फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू को अर्न करने में यूज होता है। तो हम इस मशीन का लाइफ है 10 ईयर, तो 1 साल का मानते हैं इसका वैल्यू है 1 लाख का। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 में के रेवेन्यू के अगेंस्ट में केवल हम 1 लाख रुपये को चार्ज करेंगे और जो 9 लाख रुपये बचा है उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो बहुत सारा प्रॉब्लम जो अकाउंटेंट फेस करता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं वेदर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। मान लेते हैं कि एक बिजनेस है ABC। इसने ये क्या करता है कि केबल को मैन्युफैक्चर करता है और इसका नाम है MNO। ये केबल मैन्युफैक्चर करता है जिसका नाम है MNO। और इस कंपनी का जो ग्रोथ है ट्रिपल डिजिट में है और इसका प्रॉफिट भी ट्रिपल डिजिट में है। लेकिन सडन क्या करता है, गवर्नमेंट एक लॉ पास करता है और इस केबल के मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूज पर बैन लगा देता है। तो भले इस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अब ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है क्योंकि ये केवल सिंगल केबल का मैन्युफैक्चर कर रहा है और गवर्नमेंट ने इस केबल को बैन कर दिया है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं XYZ। ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और ये 200 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर और सेल करता है। तो ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है ये होल कंपनी पे अप्लाई होता है, ना कि किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांच पे अप्लाई होता है। तो ये कंपनी क्या करता है कि अपने 10 ब्रांच को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, फिर भी ये कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न है क्योंकि किसी एक ब्रांच के बंद होने से इसके गोइंग कंसर्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है पूरे कंपनी पे अप्लाई होता है। ऐसे ही ये भी ले सकते हैं, इसने क्या किया कि 10 प्रोडक्ट को
ये कंपनी क्या किया है कि अपने 10 प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया है कि अब उसको नहीं मैन्युफैक्चर करेगा और नहीं सेल करेगा। फिर भी इसके गोइंग कंसर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी करीब 19 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और सेल कर रहा है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और कंपनी है PQR। इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ख़राब है। ये अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉइयों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, अपने लोन सर्विसिंग नहीं कर पा रहा है, लोन पर इंटरेस्ट अपने लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है। इसी बीच में क्या आता है, एक बैंक आता है जो इसको गारंटी देता है कि इसको क्रेडिटरों को पेमेंट करेगा, इसके एम्प्लॉइयों को सैलरी देगा, इसके लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो भले ही इसका फाइनेंशियल कंडीशन कितना भी खराब हो, लेकिन ये गोइंग कंसर्न है, क्योंकि इसको एक बैंक ने गारंटी दे रखा है। इस प्रकार गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फिनिश हो गया। तो एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नाइदर इंटेंशन nor necessity to close down the business or scale down operation of business significantly। तो अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? तो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? इट इज ए स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिसके अंत में हम बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए और एसेट एंड लायबिलिटी के एग्जैक्ट पोजीशन को। तो हम इसके अगले भाग में और ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 21 एंड 22 में एक ABC नाम से बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ स्टार्ट होता है और बिजनेस है इस तरह, ये जो बिजनेस है इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा। लेकिन हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि एक बिजनेस में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर है एक्स, उसने इस बिजनेस में पैसा लगाया है, तो क्या करेगा, इस कंपनी को वाइंड अप के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, इस बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस का ऑपरेशन रिजल्ट कैसा है। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि इस यूजर को टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलता रहे। तो हम इसके इंडिफिनिट लाइफ को एक पीरियाडिक इंटरवल में स्प्लिट कर देते हैं ऐसे, और ये हर एक सेगमेंट अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये जो सारा सेगमेंट है ना, ये सब अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जाना जाता है, और इसके अंत में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया
भारत में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 ईयर का होता है और ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन बहुत सारे केसेस में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड होता है वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बीच में ही बनाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड है उसका शेयर, तो वो क्वार्टरली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ऐसे ही कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसका डेथ हो जाता है, तो उस पीरियड में भी हम 1 साल का अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अकाउंटिंग ईयर फिनिश हो गया। तो व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर इज ए स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रिपेयर्ड to know the profit earned or loss incurred and exact position of asset and liability। अब हम अगला पढ़ते हैं कास्ट कंसेप्ट। तो व्हाट इज कास्ट कंसेप्ट? तो व्हाट इज कास्ट कंसेप्ट? तो एज पर कास्ट कंसेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस व्हिच इंक्लूड एक्विजिशन कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, इंस्टॉलेशन कास्ट एंड मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज। तो एज पर कास्ट कंसेप्ट हम क्या करते हैं कि बुक ऑफ अकाउंट में एसेट को उसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये परचेज प्राइस क्या क्या इंक्लूड करता है? एक्विजिशन कास्ट इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, इंस्टॉलेशन कास्ट एंड एसेट मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज। ये जो कास्ट कंसेप्ट होता है ये हिस्टोरिकल होता है, मतलब इसमें जिस प्राइस पर एसेट को परचेज किया जाता है हम उसी प्राइस पर एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और ईयर आफ्टर ईयर उसी प्राइस पर हम शो करते हैं। इसमें हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कि आने वाले हम कुछ एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है XYZ, इसने क्या किया है, एक 10 लाख का ओल्ड मशीन परचेज किया है। और जो इसका लाइफ है 10 ईयर है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि 20,000 ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है, 3 लाख रुपए जो है रिपेयर पर खर्च किया है और 50,000 इंस्टॉलेशन पर खर्च किया है। ये जो XYZ कंपनी है एक ओल्ड मशीन परचेज किया है 10 लाख में। इसने क्या किया कि 20,000 जो है ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है इस मशीन के लिए, 3 लाख रुपये खर्च किया है इसके रिपेयर पे और 50,000 खर्च किया है इंस्टॉलेशन पे। तो हम ये सबको जोड़कर जो 30,70,000 है इस अमाउंट पे हम इस मशीन को बुक ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। और इस मशीन का एज है 10 ईयर। तो हम क्या करेंगे कि 10 साल बुक ऑफ अकाउंट में इसी अमाउंट को शो करेंगे, ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ आपको और बात बता दें कि यहाँ पर हम जो डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहे हैं फॉर टाइम बिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो XYZ है एक बिल्डिंग परचेज करता है 50 लाख में।
ये क्या करता है कि 50 लाख में एक बिल्डिंग परचेज करता है, आफ्टर 5 ईयर इसका मार्केट वैल्यू हो जाता है 60 लाख। ठीक है, तो हम इसके बुक ऑफ अकाउंट में 50 लाख ही शो करेंगे, 60 लाख शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कास्ट कंसेप्ट में जो इसका परचेज प्राइस है उसी को कंसीडर करता है, ये मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो बिजनेस है XYZ, इसने एक नया मशीन खरीदा है 15 लाख का। और इसका लाइफ है 10 ईयर। तो आने वाले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन होता है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण इसका मार्केट वैल्यू है और 1 लाख रह जाता है। हम XYZ के बुक ऑफ अकाउंट में इसका 15 लाख ही अमाउंट शो करेंगे, 1 लाख शो नहीं करेंगे, क्योंकि आज पर कास्ट कंसेप्ट ये केवल परचेज प्राइस को ही कंसीडर करता है, मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है? वो मार्केट वैल्यू को क्यों नहीं कंसीडर करता है? क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है कि मान लीजिए कि एक अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, 5 लोग डिसीजन मेकर हैं, तो वो बोलेगा कि मान लीजिए वो बिल्डिंग के एग्जांपल लिए जो 60 लाख हो गए, 50 लाख उसका परचेज प्राइस है और मार्केट वैल्यू 60 लाख हो गया। तो कोई बोलेगा कि 55 लाख है, कोई बोलेगा कि 65 लाख है, क्योंकि वो इजीली वेरीफिएबल नहीं है। लेकिन जो परचेज प्राइस है वो इजीली वेरीफिएबल होता है। जैसे उसने 50 लाख में बिल्डिंग खरीदा था, तो उसे एक परचेज डॉक्यूमेंट है कि हाँ इतने पैसे में इसने बिल्डिंग खरीदा है, और वो इजीली वेरीफिएबल है परचेज डॉक्यूमेंट से। इसीलिए हम हिस्टोरिकल कास्ट को कंसीडर करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है, अगर हमें मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो हम ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होगा, और ये एवरी मंथ इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू हो सकता है एवरी मंथ चेंज हो जाए, एवरी 15 डे पर चेंज हो जाए। इसीलिए हम कास्ट कंसेप्ट में क्या करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस को कंसीडर करते हैं, दैट इज परचेज प्राइस। तो इस तरह कास्ट कंसेप्ट भी खत्म हो गया। तो एज पर कास्ट कंसेप्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट एज एट दियर परचेज प्राइस, which include acquisition cost, transportation cost, installation cost and making the asset ready for use। हमारा अगला वीडियो दूसरे अकाउंटिंग कंसेप्ट होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए